हेलो एवरीवन, राधा राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो अगेन आप सबका चैनल पे बहुत ज़्यादा स्वागत है। अगर आप लोग पहली बार चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स फैमिली ग्रुप में, ताकि उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल हो सके। और आप मेरी वीडियो किस जिले से देख रहे हैं यूपी के कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि आने वाले डेज़ में अगर कोई भी नोटिफिकेशन आपके डिस्ट्रिक्ट में ओपन होता है संविदा भर्ती पे, सेवा योजना पोर्टल पे, तो मैं आपको समय से अपडेट दे पाऊँ। ठीक है। और जितने लोग भी ये कॉमेंट करते हैं कि आप चैनल पे अपने कमेंट्स को रीड नहीं करती या फिर रिप्लाई नहीं करती, तो मैं एक चीज़ उनको क्लियर कर दूं कि मैं सारे कमेंट्स आपके पढ़ती हूँ। मुझे लगता है कि जिन कमेंट का क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन रहता है उनका आंसर अगर मैं कमेंट में दे पाऊँ, वो सामने वाला बंदा सेटिस्फाई हो पाए, तो मैं वहाँ पे दे देती हूँ। अदरवाइज़ मैं किसी न किसी वीडियो के माध्यम से आपको ज़रूर से ज़रूर अपडेट दे देती हूँ। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाली है और बहुत ही अच्छी, मतलब मैं बोलूँ तो जैसे इस तरह के कुछ ऐसे पद होते हैं हमारे, कुछ ऐसी भर्तियां होती हैं जिनका इंतजार हम लोग बहुत बेसब्री से करते हैं, और मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि मैं वही पद आपके लिए बताऊँ जो आपके लिए हेल्पफुल हो सके, क्योंकि तमाम तरह के पद आते रहते हैं जिसमें अलग अलग योग्यता रहती है। फिर वीडियो में मेहनत करके बना दूँ, आप लोग भी देखो और आपके लिए वो चीज़ें हेल्पफुल ना हो, तो फिर क्या ही मतलब निकल जाता है किसी भी चीज़ों को बनाने से या बताने से। ठीक है। तो आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाली है। आई होप आपके ज़िले का नाम इसमें हो, मैं यही प्रे करती हूँ। अगर नहीं है तो फिर अदरवाइज़ अदर वीडियो में मैं आपको, अगर आपके जिले का नोटिफिकेशन आता है तो मैं अपडेट दे दूंगी। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं ईसीसी एजुकेटर जो आपकी 2026 में भर्ती चल रही है उसके बारे में। तो मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं कि यहाँ पे जो आपके ईसीसी एजुकेटर की भर्ती है वो लगभग 2024 से आपकी यहाँ पे स्टार्ट हो गई है। उससे पहले भी पद आते थे, बट 2024 से गवर्नमेंट जो है बहुत एक्टिव हो गई है संविदा भर्तियों की। आपको पता है कि कितने ज़्यादा वेतन वगैरह बढ़ा दिए गए हैं। इस समय कितनी ज़्यादा संविदा पे भर्तियाँ आ रही हैं, तमाम तरह के पद आ रहे हैं, लगातार पद आ रहे हैं अलग अलग योग्यता के साथ। सैलरी थोड़ा बहुत कम ज़्यादा रहती है इसमें, बट ये रहता है कि लगातार लोगों को मौका दिया जा रहा है अपने ज़िले में काम करने का। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको अपने ज़िले में काम मिलता है। तो ऐसी महिलाएं जो होती हैं, जो थोड़ा सा जिनकी फैमिली भी होती है, उनको फैमिली भी बैलेंस करना होता है, प्लस उनको वर्क भी करना होता है, तो उनके लिए थोड़ा सा ये ज़्यादा आसान हो पाता है। बाकी है तो सबके लिए परफेक्ट, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, भूतपूर्व सैनिक हो, खिलाड़ी हो, सभी यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं और सभी के लिए काफ़ी ये अच्छा होता है। तो यहाँ पे मैं ईसीसी एजुकेटर में जो भी आपका प्रोसेस चल रहा है उसके बारे में बताऊंगी। थोड़ा सा आपको इससे पहले मैं अपडेट दे देती हूँ कि बहुत सारे कैंडिडेट को हो सकता है ना पता हो कि ईसीसी एजुकेटर किस तरह की जॉब है, या इसमें क्या करना होता है, काम क्या रहता है, कहाँ पे हमारा वर्क प्लेस रहता है, किन किन जगहों पे हमें काम करने जाना पड़ता है और किस तरह से हमारी जॉब प्रोफाइल रहती है। तो ये बेसिकली आपका जो जॉब है वो प्राइमरी शिक्षक, अगर हम बोले तो कहीं ना कहीं ये सही होगा, गलत नहीं होगा, या फिर आंगनवाड़ी शिक्षक बोल दे, बाल वाटिका शिक्षक, इसके अलग अलग नाम हैं। इसके इंग्लिश में हम इसको ईसीसी एजुकेटर कहते हैं, बाकी हिंदी में आप बाल वाटिका कह सकते हैं, या फिर आंगनवाड़ी शिक्षक कह सकते हैं, प्राइमरी शिक्षक कह सकते हैं। इस तरह के नामों से हम इसे संबोधित कर सकते हैं। ये अगर शिक्षक मैंने कह दिया तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये पर्टिकुलर एक एरिया की बात हो रही है, एक स्कूल की बात हो रही है जहाँ पे आपका काम रहता है, जहाँ पे आपकी जॉब रहती है। तो ये आपका प्राइमरी के जितने भी स्कूल हैं, प्राइमरी विद्यालय हैं, वहाँ पे आपका ये काम रहता है, जहाँ पे 3 से 6 वर्ष के जो बच्चे होते हैं, जो भी छोटे बच्चे होते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा लिखना पढ़ना नहीं आता है, उनमें शारीरिक और मानसिक विकास के लिए इन शिक्षकों को एक विशेष शिक्षक के रूप में यहाँ पे चयनित किया जा रहा है। जैसे हमें यहाँ पे काम क्या करना होगा कि हमें बच्चों को पढ़ाने से ज़्यादा उनकी मेंटल हेल्थ और उनकी जो फिजिकल हेल्थ है उसको डेवलप करने के लिए क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं, किस तरह से बच्चों को गेम के माध्यम से या फिर किसी एक्टिविटी के माध्यम से या किसी अन्य चीज़ के माध्यम से कैसे उन्हें लगातार कंटिन्यू उनका प्रोग्रेस कर सकते हैं, उनको डेवलपमेंट की ओर ले जा सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली यही इनका जो काम रहता है वो रहता है। यहाँ पे आपको बच्चों को बहुत तमाम तरह की क्रिएटिविटी सिखाई जाती है। आपको नए नए पोस्टर के माध्यम से या फिर किसी न किसी खेल के माध्यम से, या कोई बना के एक समूह बना के बच्चों को खिलाना, उनका टोटली इसमें क्या होता है कि आपको फोर्स किया जाता है बच्चों को कि कैसे उनका मेंटल हेल्थ और उनकी जो फिजिकल हेल्थ है वो डेवलप हो सके। तो यही आपका काम रहता है। बहुत ही आसान सा आपका काम रहता है। कुछ आपको बहुत इसमें नहीं कि बच्चों के ऊपर बहुत मेहनत करना है आपको। हालांकि ये है कि अगर आप मन लगा के काम करते हैं तो एक तरह से ये आपकी मेहनत ही हो जाती है। यहाँ पे जितनी भी महिलाएं या पुरुष जो भी कमेंट करते हैं उनका बीए में यानी ग्रेजुएशन होना चाहिए। उनका ग्रेजुएशन में आपका बीए भी हो सकता है, बीएससी भी हो सकता है,
है BA BSc में अगर आपका होम साइंस सब्जेक्ट है, ठीक है, अगर आपने होम साइंस से BA BSc किया है तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। बहुत सारी महिलाएं यहाँ पे होम साइंस से की होंगी, पुरुष में तो मैं बोलूँगी कि कम लोग होंगे, लेकिन महिलाओं में ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लोग होंगे जिन्होंने BA किया होगा या BSc किया होगा, जिनका होम साइंस सब्जेक्ट रहा होगा और उसमें वो 50% अंक हासिल किए होंगे। मतलब 50% यहाँ पे आपका मार्क्स अगर है, आप उत्तीर्ण हैं 50% अंकों के साथ, तभी आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। अब बहुत सारे लोगों का कमेंट आएगा कि हम B.Ed किए हुए हैं या टेट क्वालिफाई है, CTET है, तो कुछ भी नहीं। यहाँ पे बहुत सिंपल सी आपकी योग्यता रखी गई है कि बस BA में या ग्रेजुएशन में आर्ट साइड स्टूडेंट जितने भी रहेंगे, स्ट्रीम आपका आर्ट रहेगा, क्योंकि आपको पता है कि होम साइंस अगर आता है तो आपका आर्ट्स के ही सब्जेक्ट आएंगे। तो यहाँ पे होम साइंस आपका 50% अंकों के साथ आपका अगर उत्तीर्ण है तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे जितने भी ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने होम साइंस नहीं लिया है या होम साइंस से वो ग्रेजुएशन नहीं किए हैं, वो बहुत सारे लोग लेकिन इच्छुक हैं ECC एजुकेटर में आवेदन करने के लिए, तो उनके पास डिप्लोमा होना चाहिए नर्सरी शिक्षा का, जहाँ पे NTT का डिप्लोमा हो जाता है या फिर CT का डिप्लोमा हो जाता है या फिर DPSE का आपका डिप्लोमा हो जाता है। इन तीनों डिप्लोमा आपका 2 वर्षीय डिप्लोमा होते हैं, मतलब 2 साल का ये डिप्लोमा होता है। तो चाहे आप NTT का डिप्लोमा किए हैं या CT का किए हैं या DPSC का किए हैं, तीनों में से अगर आपने एक भी डिप्लोमा किया है 2 वर्षीय, तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा नर्सरी शिक्षा में आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस है या कोई अन्य आपके पास डिग्री है, तो उसके तहत भी आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि बस आपके 2 ही कंडीशन यहाँ पे हैं। अगर दोनों में से एक भी आप फॉलो करते हैं, या होम साइंस है या फिर इस तरह का कोई डिप्लोमा है, तभी आप आवेदन कर सकते हैं। अदर कोई भी डिग्री यहाँ पे मान्य नहीं है, आपने कितना भी कुछ भी किया हो वो मान्य नहीं है अगर आपने इन चीज़ों को नहीं किया है तो, ठीक है। ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई होगी। BSc वाले जितने कमेंट्स करते हैं, आई होप उनका भी डाउट क्लियर हो गया होगा कि BSc में आपका PCM नहीं बल्कि आपका अगर होम साइंस है तभी आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। एज की बात करें तो मिनिमम यहाँ पे 18 साल और मैक्सिमम यहाँ पे 40 साल आपकी एज रखी गई है। 18 से 40 के बीच में अगर आप हैं जनरल कैटेगरी वाले तो वो आवेदन कर सकते हैं। बाकी OBC जो है वो 43 ईयर्स यानी 43 साल उनकी यहाँ पे एज होनी चाहिए और SC ST के लिए 5 साल की छूट है, 45 साल तक वो यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। एज के बारे में भी आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। नेक्स्ट आते हैं एक्सपीरियंस पे कि क्या एक्सपीरियंस के बेस्ड पे हमारा हो सकता है कि नहीं, कि मान लीजिए हम किसी भी प्राइवेट स्कूल में हमने पढ़ाया है 2 साल 3 साल 4 साल, तो क्या उसके बेस पे हमारा सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं, क्योंकि ऐसे कॉमेंट्स आते हैं कि मैंने टीचिंग की है 2 साल की है 3 साल की है। तो जी नहीं, कोई भी एक्सपीरियंस आपका इसमें नहीं चाहिए और केवल एक्सपीरियंस के बेस पे आपका यहाँ पे सिलेक्शन नहीं होगा। अनुदेशक की जो भर्ती आती है उसमें आपका एक्सपीरियंस डेफिनेटली मांगा जाता है। आपके पास 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस है तो आप वहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, लेकिन नर्सरी शिक्षा में यानी कि आपका ECC एजुकेटर में कोई भी आपका यहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं मांगा जा रहा है। अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं या नॉन एक्सपीरियंस्ड हैं, दोनों कंडीशन में आप यहाँ पे फॉर्म अपना आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। मैंने बताया कि पुरुष महिला विकलांग कोटा के भूतपूर्व सैनिक सभी कैंडिडेट यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। किसी भी तरह की कोई कंप्यूटर की डिग्री नहीं चाहिए, पेट नहीं चाहिए, कुछ भी और भी आपकी अदर क्वालिफिकेशंस यहाँ पे नहीं चाहिए। लास्ट डेट जो है आपकी यहाँ पे अभी तो आपका 10 मई लगभग है, तो आपको यहाँ पे सारे जिलों का मैं जो आपको नाम बताऊँगी 20 मई के पहले सारे जिलों में आपका आवेदन कम्प्लीट हो जाएगा। लगभग आपके पास 1 हफ्ते का टाइम होगा, तो आपको फटाफट आवेदन कर लेना है। बहुत ही बेसिक आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वही लगेंगे, ठीक है। जैसे कि मतलब सारे फॉर्म में आपके लगते हैं डॉक्यूमेंट्स वही लगेंगे आपका। तो चलिए बात कर लेते हैं अब यहाँ पे कि किस किस ज़िले में आपका आवेदन हो रहा है और कौन कौन कैंडिडेट यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो जनपद आता है बदायूं, वहाँ पे आपका ECC एजुकेटर का आवेदन चल रहा है। नेक्स्ट जो जनपद आता है वो है मिर्ज़ापुर, मोस्ट डिमांडिंग जनपद, बहुत ज़्यादा कॉमेंट्स आते हैं मिर्ज़ापुर के। तो नेक्स्ट आता है आपका मिर्ज़ापुर, जहाँ पर आपका आवेदन चल रहा है। उसके बाद आता है जनपद मथुरा, फिर आता है जनपद गाजीपुर। अभी कल ही ECC एजुकेटर के लिए एक सिस्टर ने कमेंट किया था गाजीपुर के लिए, तो अगर वो वीडियो देख रही हैं तो उनके लिए ये होगा। हालांकि मैंने कमेंट में उनका रिप्लाई नहीं किया था, लेकिन यहाँ पे मैं आज इस वीडियो में गाजीपुर का नाम ले रही हूँ, तो अगर वो देख रही हैं तो बहुत अच्छा है। गाजीपुर आ जाता है। फिर आता है आपका मैनपुरी, मैनपुरी के बाद आता है मेरठ, मेरठ के बाद आता है पीलीभीत और उसके बाद आता है आपका जनपद बहराइच। तो लगभग यहाँ पे 8 जिलों में आपका आवेदन चला है। दोबारा मैं बोल देती हूँ, बदायूं, मिर्ज़ापुर, मथुरा, गाजीपुर, मैनपुरी, मेरठ
पीलीभीत, बहराइच, आपके 8 जिलों में ईसीसी एजुकेटर का आवेदन चल रहा है। ठीक है, सेवा योजन पोर्टल के माध्यम से आपका आवेदन होगा, कोई फीस नहीं है, निःशुल्क आपका आवेदन है, मेरिट के आधार पर आपका चयन होगा, कोई भी एग्जाम आपका नहीं है, सिलेक्शन प्रोसेस आसान है, आपका मेरिट पे भर्ती है। तो जितनी भी महिलाएं हैं, इच्छुक हैं, पुरुष हैं, जो भी कैंडिडेट यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं वो कर लीजिए। अब थोड़ा सा मैं कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें इसमें ऐड ऑन करूँगी कि बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि मैं कब से फॉर्म भर रहा हूँ, मेरा आवेदन मैं कर रहा हूँ, लगातार कर रहा हूँ, 3 बार किया, 4 बार किया पोर्टल पे, मेरा सिलेक्शन अभी तक नहीं हो पाया। तो एक चीज़ मैं बोलूँ, ये आपकी सीधी भर्ती है। ठीक है, जब आपका कोई रिटन एग्ज़ाम होता है किसी भी एग्ज़ाम में, तो वहाँ पे आप जब एग्ज़ाम देते हैं और आप डिसक्वालीफाई हो जाते हैं, आपका टेस्ट पास नहीं कर पाते हैं, एग्ज़ाम पास नहीं कर पाते हैं, उस कंडीशन में क्या आप ये शिकायत करते हैं कि मैंने 4 बार एग्ज़ाम दिया, 5 बार एग्ज़ाम दिया और मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। एक सीट के लिए यहाँ पे हज़ारों कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं, चाहे वो मेरिट की भर्ती हो, चाहे वो रिटन एग्ज़ाम के थ्रू हो, किसी भी माध्यम से है। आपको पता है कि लोगों की संख्या कितनी अधिक है। अगर किसी भी ज़िले में आपके 10 पद आए हैं तो वहाँ पे 10,000 लोग आवेदन करते हैं। ठीक है, तो ये आप किसी की वीडियो में जाके या मुझे टारगेट करके अगर आप ये बोले कि आपके कहने पे मैंने 4 बार आवेदन किया और मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो भाई साहब आपको थोड़ा सा, मतलब जो भी इस तरह से कमेंट करते हैं उनको थोड़ा सा सेंस लगाना चाहिए कि भर्ती ऐसा नहीं है कि 10 लोग की सीट आई तो आपका तुरंत उसमें आपने फॉर्म लिया और चुटकी बजा के आपका सिलेक्शन उसमें हो गया। थोड़ा सा पेशेंस बना के रहिए, लगातार चीज़ों के लिए एक्टिव रहिए। जिन भी जिलों में आपका आए नाम, मतलब जो भी आपके ज़िले का नाम आए तो वहाँ पे आवेदन करिए। पेशेंस के साथ रहेंगे तो समय आने पर चीज़ें आपके जो हित में होंगी वो होंगी। बाकी वीडियो के नीचे अपने ज़िले का नाम कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।